बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स। ये रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर, इन दोनों को मिला के एक एससीक्यू आता है। तो इसमें से एमसीक्यूज आते हैं और एससीक्यू दोनों को मिला के एक आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनीमिया। व्हाट इज़ एनीमिया? इट इज़ रिडक्शन इन सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल मास। कि अगर ब्लड में आरबीसीज जो सर्कुलेट कर रहे हैं उनकी कमी हो गई तो इसको हम एनीमिया कहते हैं। इट प्रेजेंट्स विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया। क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे? वीकनेस, फटीग, डिस्निया, पेल कंजक्टिवा एंड स्किन, हेडेक, लाइट हेडेडनेस, एंजाइना, स्पेशली प्री एग्जिस्टिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ अगर है तो। HB हीमोग्लोबिन यानी कि हेमाटोक्रिट एंड आरबीसी काउंट, इनको हम एज अ सरोगेट फॉर आरबीसी मैस हम यूज़ करते हैं, क्योंकि आरबीसी मैस को डायरेक्ट मेजर करना डिफ़िकल्ट है। जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं HB हीमोग्लोबिन की, वो मेल्स में हमारे पास 13.5 टू 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल्स में 12.5 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर। तो इनमें से अगर मेल में 13.5 ग्राम से कम है तो फिर एनीमिक होगा, और फीमेल में अगर 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो एनीमिक फीमेल कहेंगे। इसके जो डिवीज़न है, क्लासिफिकेशन है, उसका क्वेश्चन भी आया हुआ है। कि क्वेश्चन इस तरह कि दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक तो मॉर्फोलॉजिकल बेस पे क्लासिफिकेशन एनीमिया की, और दूसरी एटियोलॉजिकल बेस पे। बुक में जो लिखी हुई है पैथोमा में, वो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल बेस है, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। और वो क्या है? वो हमारे पास नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक एनीमिया एंड मैक्रोसिटिक एनीमिया। ये हम जो है ना मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV, उस पर डिपेंड करता है कि अगर 80 टू 100 है जो हमारे पास नॉर्मल होता है, और वो फिर नॉर्मोसिटिक में आएगा, और जो 80 से अगर कम है तो माइक्रोसिटिक में, और 80 से 100 से अगर ज़्यादा है तो हमारे पास मैक्रोसिटिक एनीमिया आएगा। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन थी मॉर्फोलॉजिकल। और अगर बात करें तो एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो उसको आप साथ में लिख लीजिए कि 3 इसकी क्लासिफिकेशन है। एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, सेकंड नंबर पे एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन, और थर्ड पे एनीमिया ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन। कि एक तो ब्लड लॉस की वजह से हो गया, दूसरा डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, और तीसरे नंबर पे प्रोडक्शन ही कम हो रही है। तो ये कॉज बेस पे, ये एटियोलॉजी के बेस पे है। तो जो एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस है, ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी। जो एक्यूट है वो ट्रॉमा में हम देख सकते हैं, और जो क्रोनिक है वो ड्यू टू GIT और गायनोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है। जो एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, जिसमें ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो कब हो सकती है? इंट्रिंसिक भी हो सकती है और एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है। इंट्रिंसिक में हेरिडिटरी हो सकती है एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से, या मेम्ब्रेन प्रॉब्लम्स जो आरबीसीज के हैं, और या सिंथेसिस में अगर कोई मसला है आरबीसीज के, तो ये इंट्रिंसिक कॉजेज़ हैं। एक्सट्रिंसिक में हमारे पास मलेरिया है और एंटीबॉडी मीडिएटेड कॉजेज़ हैं। जो हमारे पास एनीमिया ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन है, मतलब प्रोडक्शन कम हो रही है, या तो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी उसमें होगी, या बोन मैरो डिसफंक्शन होगी। डेफिशिएंसी किन किन एलिमेंट्स की आ सकती है? B12, विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन डेफिशिएंसी। और जो हमारे पास बोन मैरो का डिसफंक्शन है, तो उसमें हमारे पास एप्लास्टिक एनीमिया, रीनल फेलियर या लिवर डिजीज़ आ सकती है। तो ये इसकी एटियोलॉजिकल बेस पे क्लासिफिकेशन है। इसके साथ ही एक और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया हुआ कि जिसमें उसने पूछी थी अडल्ट रेफरेंस रेंजेस फॉर रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, जो उसकी जो रेंजेस हैं अडल्ट में वो क्या है। तो ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट होती हैं मोस्टली। तो जो मेरे पास सोर्स था तो उसके हिसाब से आप नोट कर लीजिए कि हीमोग्लोबिन जो है वो 13.5 टू 17.5 इन मेल्स एंड 12.5 टू 16 इन फीमेल्स। जो हेमाटोक्रिट है वो 39 टू 49 मेल्स में और 33 टू 43 फीमेल्स में।
RBC काउंट 4.3 to 5.9 मेल्स में, ये मिलियंस में है, और 3.5 to 5 मिलियंस पर क्यूबिक मीटर फीमेल्स में। रेटिकुलोसाइट काउंट जो है ये नॉर्मली जो पैथोमा में लिखा वो 1-2% है, लेकिन अगर प्रिसाइजली लिखें तो 0.5 to 1.5% आता है। जो MCV मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है ये पैथोमा के हिसाब से इधर 80 to 100 है, लेकिन अगर पास्ट पेपर ने 82 to 96 मेंशन किया हुआ था। और मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन MCH वो 27 to 33, और MCHC जो है वो 33 to 37, और जो RTW हमारे पास है वो 11.5 to 14.5। तो ये इसकी रेंजेस आप मेंशन कर लें, क्वेश्चन है वो एक इसका ना। अगर मेरे पास जो टॉपिक है वो माइक्रोसिटिक अनीमियाज है, क्योंकि हमने मॉर्फोलॉजी के बेस पे हमने या साइज बेस पे हमने 3 में क्लासिफाई किया, माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक एंड नॉर्मोसिटिक। माइक्रोसिटिक जिसमें हमारे पास जो साइज़ होगा RBC का वो स्मॉल होगा। तो ये किस वजह से होता है, इसमें हमारे पास जो लेस देन 80 क्यूबिक माइक्रोमीटर क्यूब उससे हमारे पास कम होगा। और ये किस वजह से होता है, इट इज़ मेनली ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में कमी हो जाएगी। तो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास हीम और ग्लोबिन आता है। जो हीम है वो हमारे पास आयरन और प्रोटोपोरफायरन से बना होता है। तो इसमें हमारे पास आयरन अगर कमी होगी, कम हो गई है, या प्रोटोपोरफायरन वो कम हो गया है, या हमारे पास ग्लोबिन चेंज नहीं बन रही, तो इन तीनों में अगर कोई भी मसला आ रहा है तो हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, और इसकी वजह से जो अनीमिया होगा वो माइक्रोसिटिक अनीमिया होगा। तो इसमें स्मॉलर मैच्योर सेल्स होते हैं। और माइक्रोसाइटोसिस इज ड्यू टू एन एक्स्ट्रा डिवीजन विच अकर टू मेंटेन हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है तो एक एक्स्ट्रा डिवीजन हो जाती है ताकि उसको मेंटेन रखा जाए, जिसकी वजह से हमारे पास जो साइज़ हो जाता है वो छोटा हो जाता है सेल्स का। अब हमारे पास माइक्रोसिटिक अनीमियाज के कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं, या इसकी जो आगे क्लासिफिकेशन है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, सिडरोब्लास्टिक अनीमिया एंड थैलेसीमिया। तो ये 4 हैं। एक में क्वेश्चन में से पूछा था कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता दें। आयरन डेफिशिएंसी उसने पूछा हुआ था क्वेश्चन में, लेकिन उसने कहा कि इसके डिफरेंशियल्स में क्या आ सकते हैं, क्योंकि बाकी भी जो माइक्रोसिटिक अनीमियाज वो इसके डिफरेंशियल में आएंगे। तो उसमें बस एक तो वो खुद आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया था, और दूसरा अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, ये सारे इसमें ना लिखे हुए मेंशन है, सिडरोप्लास्टिक अनीमिया एंड थैलेसीमिया। तो ये 4 इसके डिफरेंशियल्स में आ जाते हैं, और इसकी टाइप्स में भी आ जाते हैं या आगे क्लासिफिकेशन में। या वो इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है कि डिक्रीज़ हीमोग्लोबिन है, डिक्रीज़ MCV, MCH और MCHC है। तो ये सारी चीज़ें डिक्रीज़ हैं, तो उससे ये तो एक पता है कि ये माइक्रोसिटिक अनीमिया ही है। तो इसके डिफरेंशियल जो हैं वो इसके आगे जो भी है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया क्रोनिक डिजीज, सिडरोप्लास्टिक एनीमिया एंड थैलेसीमिया। तो आगे हम करते हैं स्टार्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सबसे पहले तो ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ आयरन, आयरन अगर कम हो गया तो इसकी वजह से फिर आयरन, क्योंकि आगे अल्टीमेटली उसने बनाना है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है, और मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो वर्ल्ड में है वो आयरन की ही है। आयरन हमारे पास 2 सोर्स से आता है, हीम आयरन एंड नॉन हीम आयरन। जो हीम आयरन है वो मीट सोर्स से आता है, और नॉन हीम आयरन जो है हमारे पास वेजिटेबल ड्राइव्ड है। अब सबसे पहले जब हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं आयरन जिसमें कंटेंट हो, तो हमारे पास सबसे पहले वो ड्यूडेनम में जब जाता है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है आयरन की। तो ये एब्जॉर्प्शन का आपने याद रखना है कि ड्यूडेनम में इसकी होती है आयरन की एब्जॉर्प्शन। तो जो इसके हमारे पास जो एंटेरोसाइट्स हैं उस पर हमारे पास डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 DMT1 ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो हीम और नॉन हीम आयरन को एंटेरोसाइट्स में लेके आते हैं। और उससे आगे फिर हमारे पास फेरोपोर्टेन होता है जो हमारे पास एग्जिट पे होता है, जिससे जो हमारे पास आयरन है वो ब्लड
वेसल्स में चला जाता है फेरोपोर्टन के थ्रू। ब्लड वेसल में ट्रांसफेरेंस से मिलता है और वो ट्रांसपोर्ट होती है और फिर लीवर और बोन मैरो में जाके ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। तो ये इसका पाथवे था कि कहाँ से कहाँ तक डिड्यूनम में एब्जॉर्ब होता है, ये आपने याद रखना है। अब आयरन स्टेटस चेक करने के लिए लैब मेजरमेंट्स क्या करवाते हैं? एक तो हम सीरम आयरन करवा लेते हैं और सीरम फेरेटिन करवा लेते हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो, और साथ में हम परसेंट सेचुरेशन जो नॉर्मल 33% होती है, तो उससे कम या ज़्यादा है। तो ये 4 चीज़ें हम आयरन स्टेटस चेक करने के लिए करवाते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय डाइटरी लैक और ब्लड लॉस। ये या तो डाइट में कमी हो गई है, कम ले रहे हैं डाइट में, या ब्लड लॉस, ये दोनों कॉजेज इसके हैं। अब जो इन्फेंट्स में वो ब्रेस्ट फीडिंग मेन कॉज है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड में आयरन कम होता है। और चिल्ड्रन में पुअर डाइट, अडल्ट्स में हमारे पास मेल्स में पेप्टिक अल्सर डिजीज़ एंड फीमेल्स में मेनोरेजिया या प्रेगनेंसी। तो ये मेनोरेजिया आपने याद रखना है कि इसका एक क्वेश्चन आया हुआ कि उसने बताया कि फीमेल उसको सीवियर मेनोरेजिया होता है कि जो प्रेगनेंसी में हद से ज़्यादा ब्लड लॉस जो होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, इसको मेनोरेजिया कहते हैं। तो वो उसने दिया था स्पेसिफिक वर्ड मेनोरेजिया, जिसमें उसने कहा था कि क्या हो सकता है इसका कॉज, तो इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया था। तो ये आपने याद रखना है। और एल्डरली में हमारे पास कोलन पॉलिप्स या कार्सिनोमा या हुकवर्म इन्फेस्टेशन, बाकी इसकी मेल न्यूट्रिशन या मेल एब्जॉर्प्शन गैस्ट्रेक्टमी भी इसके कॉजेज़ हैं। स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी क्या है कि सबसे पहले तो हमारे पास स्टोर ऑफ आयरन डिप्लीट होते हैं, जो हमारे पास स्टोर्स थे। सेकंड नंबर पे सीरम आयरन डिप्लीट होता है। थर्ड पे नॉर्मोसिटिक एनीमिया, और फोर्थ नंबर पे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो अभी हमारे पास एनीमिया, कोइलोनेशिया, स्पून शेप नेल एंड पाइका, तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। लैब फाइंडिंग की बात करें तो क्योंकि हमारे पास ये माइक्रोसिटिक है, तो एक तो माइक्रो साइट्स होंगे आरबीसीज, और हाइपोक्रोमिक आरबीसीज क्योंकि एक एक्स्ट्रा डिवीजन हुई है, एंड इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद RAW। और इसके साथ क्या, फेरेटिन हमारे पास क्योंकि स्टोर कम हो जाएगा, फेरेटिन डिक्रीज हो जाएगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ट्रांसफेरेंट की ज़्यादा हो जाएगी, सीरम आयरन कम हो जाएगा, परसेंट सैचुरेशन कम हो जाएगी। इसके साथ हमारे पास फ्री आयरन एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आयरन नहीं है लेकिन प्रोटोपोरफायरिन तो है, तो फिर वो रिलेटिवली इंक्रीज़ हो जाएगा। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि हम सप्लीमेंटल आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट वो दे दें। प्लम्बर विंसन सिंड्रोम एक है जिसमें हमारे पास इसोफेजियल वेब होता है, उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो एनीमिया होता है, डिस्फेजिया एंड बीफी रेड टंग। तो ये तीनों चीज़ें अगर आ जाएँ तो आप प्लम्बर विंसन सिंड्रोम को पिक कर लीजिए, अगर एमसीक्यू में आ सकता है। एनीमिया, डिस्फेजिया एंड बीफी रेड टंग। जो क्वेश्चन इसका आया हुआ था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, एक तो मतलब इसका उसने मेनोरेजिया की वजह से इसका डायग्नोसिस पूछा था, और साथ में उसने पेरिफेरल स्मीयर पूछा। एक क्वेश्चन में उसने बोन मैरो एस्पायरेट चीज़ें पूछी, और साथ में सीरोलॉजिकल टेस्ट पूछे। जो पेरिफेरल स्मीयर है, इसमें मतलब कि जो रेड ब्लड सेल है उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, एक तो माइक्रोसाइट्स होंगे, हाइपोक्रोमिया होगा, और इंक्रीज सेंटर पैलर ऑफ रेड सेल्स और पेंसिल सेल्स मिलेंगे। तो ये इसकी पेरिफेरल स्मीयर में मिलेगा, ये आप साथ में लिख लीजिए। आगे बोन मैरो एस्पायरेशन में हमें क्या मिलेगा, एक तो हमारे पास इरिथ्रॉयड हाइपरप्लेजिया होगा, क्योंकि हमारे पास कम आरबीसीज हैं तो इरिथ्रॉयड हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। और इरिथ्रोपोइसिस जो है वो माइक्रो नॉर्मोब्लास्टिक होगी, और ग्रेनुलोपोइसिस नॉर्मल है क्योंकि ग्रेनुलोसाइट्स का तो मसला नहीं, और मेगाकैरियोपोइसिस वो भी नॉर्मल है, और नॉर्मल सेलुलर मैरो सेलुलरिटी जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी इस वजह से, क्योंकि जो हमारे पास इरिथ्रॉयड हाइपरप्लेजिया है उसकी वजह से।
आगे इसका क्वेश्चन जो था वो सीरोलॉजिकल टेस्ट हमारे पास कौन से थे, कि हमारे पास अगर सस्पेक्ट है कि आयरन डेफिशिएंसी नहीं है तो हम कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले एक तो हम सीधा CBC करवा लेंगे, जिसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रेट और प्लेटलेट काउंट हमें पता चल जाएंगे उससे। और उसके साथ हम ब्लड स्मीयर करवा लेंगे, जिसमें हमारे पास माइक्रोसाइट हाइपोक्रोमी आ जाएगा। RBC इंडाइसिस करवा सकते हैं, लाइक MCV, MCH और MCHC, जिससे हमारे पास उसको मॉर्फोलॉजी का पता चल जाएगा। और आयरन लेवल्स करवा लेंगे, लाइक सीरम फेरेटिन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ट्रांसफेरेंट आयरन सैचुरेशन वगैरह। तो ये 4 सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं: CBC, ब्लड स्मीयर, RBC इंडाइसिस एंड आयरन लेवल्स। तो ये आप इसमें साथ में लिख लीजिए। आगे हमारे पास है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। तो ये भी वही माइक्रोसिटिक एनीमिया की आगे एक टाइप है। तो इसमें क्या होता है कि एक एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ की कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, लाइक एंडोकार्डाइटिस या ऑटोइम्यून कंडीशन या कैंसर है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है या कैंसर, इन दोनों में हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है। क्रोनिक डिजीज़ में क्या होता है कि एक तो प्रोडक्शन ऑफ एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स फ्रॉम द लिवर, लाइक हेप्साइडन, तो वो बन जाते हैं। हेप्साइडन क्या करता है कि एक तो हमारे पास जो ट्रांसफ़र ऑफ आयरन है फ्रॉम मैक्रोफेज ऑफ एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर, ये उसको लिमिट कर देता है, जिससे हमारे पास जो आयरन है वो ब्लड वेसल्स में नहीं जा पाता और उसकी वजह से मतलब कमी रहती है उसकी। और दूसरा एरिथ्रोपोइटिन की सप्रेशन कर देता है। तो ये हेप्साइडन जो है ये 2 तरह से, एक तो हमारे पास आयरन को है वो ब्लड सप्लाई में नहीं आने देता, और दूसरा एरिथ्रोपोइटिन को सप्रेस कर देता है, ताकि और जो नई है वो बने ही ना। तो ये 2 तरह से इसको करता है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। इसमें क्या होता है हमारे पास, एक तो लैब फंडे में क्या नजर आएगा, फेरेटिन जो है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हमारे पास ब्लड वेसल में लेकिन टिश्यूज़ में तो हमारे पास है। और जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, सीरम भी कम हो जाएगा आयरन, और परसेंट सैचुरेशन भी कम हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या है, इसका अंडरलाइंग कॉज जो है उसको ट्रीट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। इट इज़ एनीमिया ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोटोपोरफायरिन सिंथेसिस, कि हमारे पास जो प्रोटोपोरफायरिन की सिंथेसिस है उसने आगे फिर आयरन से मिलना और फिर हीम बनाना होता है। तो प्रोटोपोरफायरिन नहीं होगी, हीम नहीं बनेगा, और फिर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो ये सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया है। प्रोटोपोरफायरिन वो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन से बनती है। सबसे पहले हमारे पास सक्सिनाइल को जो है वो उसने कन्वर्ट होना होता है एला में, अमाइनो लेवलोनिक एसिड में। तो ये एला सिंथेटेज और विटामिन B6 की मौजूदगी में होता है। जो एला है वो एला डिहाइड्रेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में पोर्फोबिलिनोजिन में कन्वर्ट होता है। ये जो पोर्फोबिलिनोजिन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहाँ पे प्रोटोपोरफायरिन बना देता है। प्रोटोपोरफायरिन फिर आगे आयरन से मिलता है और इन द प्रेजेंस ऑफ फेरोकिलाटेज एंजाइम ये बना देता है हीम। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन है ये किसी भी स्टेप में हमारे पास अगर कोई मसला आ जाता है तो मोस्टली जो है वो एला सिंथेटेज जो है, क्योंकि ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, फर्स्ट स्टेप भी है। विटामिन B6 क्योंकि एज अ कोफैक्टर यूज़ होता है, तो ये हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप होता है इसकी सिंथेसिस में। अब क्योंकि जो एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स हैं इससे जो आयरन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही फेरोकिलाटेज की प्रेजेंस में हमारे पास हीम बनना होता है। तो आयरन तो हमारे पास वहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोटोपोरफायरिन की सिंथेसिस नहीं हो रही। उस आयरन वो जो आयरन है वो क्या करता है कि हमारे पास ये जो आयरन कंटेनिंग या आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एक रिंग बना लेता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिंग्ड सिडरोब्लास्ट कहते हैं। इसकी वजह से इसका नाम सिडरोब्लास्टिक एनीमिया है, कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये अरेंज हो जाते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स, और ये क्या कहते हैं इसे, रिंग्ड सिडरोब्लास्ट।
तो ये सिटोप्लास्टिक एनीमिया कंजेनिटल भी होता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। कंजेनिटल है वो जो होता है वो मोस्टली हमारे पास एला सिंथेटेज उसकी कमी की वजह से, जो उसके डिफेक्ट की वजह से होता है, और जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। और जो एक्वायर्ड है वो ड्यू टू अल्कोहलिज्म, लेड पॉइजनिंग या विटामिन B6 डेफिशिएंसी जो एज ए को फैक्टर यूज़ होता है उसकी वजह से हो सकता है। तो ये क्योंकि हमारे पास आयरन ओवरलोड कंडीशन है, तो इसमें जो हमारे पास लैब्स आएंगे वो आयरन ओवरलोड कंडीशन वाले आएंगे। आगे हमारे पास है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है, क्योंकि हमारे पास जो ग्लोबिन चेंज होती हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाए। एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेंज ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर ग्लोबिन चेंज की सिंथेसिस कम हो जाए उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी। अब क्या है कि इनहेरिटेड थैलेसीमिया क्या एक्ट इज इनहेरिटेड म्यूटेशन, कि ये इनहेरिटेड है। कैरियर जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम मलेरिया, क्योंकि उसकी वजह से उनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 120 डेज चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि वो जो लाइफ उसका जो ड्यूरेशन है 120 डेज नहीं होता, उसकी वजह से लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाते। जो कैरियर रिस्क होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम मलेरिया। तो ये याद रखिएगा, MCQ में बाज़ औक़ात आ सकता है। इसकी दो टाइप्स हैं थैलेसीमिया की, अल्फ़ा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। तो नॉर्मल टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन F है, जिसको फीटल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, अल्फ़ा 2 गामा 2। और हीमोग्लोबिन A है अल्फ़ा 2 बीटा 2 जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन A2 है अल्फ़ा 2 डेल्टा 2। तो ये नॉर्मल, तीनों नॉर्मल हीमोग्लोबिन। आगे जो हमारे पास अल्फ़ा थैलेसीमिया है और बीटा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया हमारे पास जो है ये किस वजह से होता है, ये जीन डिलीशन की वजह से होता है, जिसमें जीन डिलीट हो जाता है। अल्फ़ा 4 जीन्स होते हैं अल्फ़ा के, 1 2 3 और 4, एक क्रोमोसोम पे 2 और दूसरे पे 2। तो अगर इनमें से जो डिलीशन, अगर ये जो होता है अल्फ़ा जीन्स जो होते हैं ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एक जीन डिलीट हो जाए तो वो सिम्टोमेटिक होता है। अगर 2 जीन्स डिलीट हो जाए तो उसमें माइल्ड अनीमिया विद इंक्रीज RBC काउंट। इसमें अगर 2 जीन डिलीट हैं तो सिस डिलीशन, मतलब एक क्रोमोसोम पे दोनों डिलीट हो गए, या ट्रांस मतलब एक पे एक है और दूसरे पे एक है। जो सिस होता है वो ज़्यादा सीवियर फॉर्म है थैलेसीमिया की, और जो ट्रांस है वो रिलेटिवली कम है। अगर 3 जीन डिलीट हो जाएं तो इसकी वजह इसमें हमारे पास सीवियर एनीमिया हो जाता है। तो जो बीटा चेंज होते हैं वो टेट्रामर बना रहते हैं, जिसको हम हीमोग्लोबिन H कहते हैं, जो RBCs को डैमेज करता है। और अगर चारों जीन डिलीट हो जाएं तो ये एक लीथल कंडीशन है, जिसको हम हाइड्रोप्स फिटेलिस भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होता है, क्योंकि बीटा चेंज तो है ही नहीं, तो गैमा चेंज जो हमारे पास होती हैं, क्योंकि अभी फीटल लाइफ ही होती है, तो गैमा चेंज होती है वो टेट्रामर बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन बार्ट, HB बार्ट्स, जो RBC डैमेज करती हैं। आगे हमारे पास बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं। पॉइंट म्यूटेशन होती है मोस्टली प्रोमोटर या स्प्लाइसिंग साइट पे। इसकी हमारे पास ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। तो इसकी 2 जीन्स हैं बीटा की। अगर कम प्रोडक्शन हो रही है तो उसको हम बीटा पॉजिटिव कहेंगे। अगर एब्सेंट है, टोटल प्रोडक्शन हो ही नहीं रही बीटा की, तो उसको हम बीटा नॉट कहते हैं, बीटा 0 या बीटा नॉट। बीटा थैलेसीमिया माइनर और बीटा थैलेसीमिया मेजर। बीटा थैलेसीमिया माइनर में हमारे पास एक जीन में मतलब एक जीन तो सही प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जीन्स, उसकी वजह से, जो दूसरा है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब डिक्रीज प्रोडक्शन है उसकी। टोटल ख़त्म नहीं है लेकिन डिक्रीज्ड है। ये माइल्डेस्ट फॉर्म है और यूजली ये सिम्टोमेटिक होती है, और इसमें हमारे पास माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक RBCs विद टारगेट सेल्स मिलते हैं। और इसमें हमारे पास HB हीमोग्लोबिन A जो है वो स्लाइटली डिक्रीज होती है। इसको आप डिफरेंस देखिएगा बीटा थैलेसीमिया मेजर में, जिसमें हीमोग्लोबिन A जो होती है वो या तो टोटली ख़त्म होती है या बहुत ही थोड़ी अमाउंट उसकी प्रेजेंट होती है। तो इसमें जो होता है वो स्लाइटली डिक्रीज होती है, मोस्टली प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन A बन रही होती है। अगर मेरे पास ये बीटा थैलेसीमिया मेजर
इसमें हमारे पास दोनों जो जीन्स हैं वो उसमें पॉइंट म्यूटेशन होती है, और जो बीटा चेंज है वो बनी नहीं रही होती, बीटा नॉट दोनों पे। तो ये एक स्फीयर फॉर्म है। इसमें हमारे पास स्फीयर एनीमिया इन फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ। तो हीमोग्लोबिन एफ जो होती है वो स्टार्ट में तो थोड़ी सी प्रोटेक्टिव रहती है, लेकिन बाद में फिर उसके सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है वो इस तरह था कि बीटा थैलेसीमिया मेजर का उसने पूछा था कि फ्लो चार्ट की फॉर्म में ना इसके जो सिम्टम्स हैं लाइक अनीमिया है, स्केलेटल डिफॉर्मिटी एंड सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस जो है वो एक फ्लो चार्ट में दिखाएं। तो इसको आप साथ में अगर ड्रा कर लें तो ठीक रहेगा। कि सबसे पहले आप लिखें कि इम्पेयर्ड बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, कि बीटा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस इम्पेयर हो गई है। उसके एरो लगा के एबनॉर्मल इरिथ्रोब्लास्ट, कि इरिथ्रोब्लास्ट जो है वो एबनॉर्मल है। वो आगे दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो मोस्टली डाई एंड मैरो, मोस्टली ये मैरो बोन मैरो में डाई हो जाएंगे, या फ्यू एबनॉर्मल सेल्स इंटर सर्कुलेशन, या कुछ जो है वो सर्कुलेशन में चले जाएंगे एबनॉर्मल सेल्स। अगर जो डाई हो जाते हैं बोन मैरो में ही, वो उसकी वजह से हमारे पास इन इफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस होगी, जो कि एक हाल मार्क है बीटा थैलेसीमिया का, इन इफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस। तो उसकी वजह से हमारे पास एनीमिया हो जाएगा। दूसरी साइड पे हमारे पास जो दूसरी लाइन चल रही थी उसमें जो कुछ हमारे पास फ्यू एबनॉर्मल सेल्स इंटर सर्कुलेशन हुए हैं, वो क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन एग्रीगेट्स विद मेम्ब्रेन डैमेज। जो अल्फा ग्लोबिन एग्रीगेट्स हैं वो उसको मेम्ब्रेन डैमेज वो करेंगे, उसकी वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस इन स्प्लीन होगी। तो वो भी हमारे पास अल्टीमेटली एनीमिया ही करवाएंगे। अब एनीमिया जब हो जाता है तो उससे हमारे पास एक तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस हो जाता है, और एनीमिया की वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है। टिश्यू हाइपोक्सिया होगा तो हाइपोक्सिया, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन का एक पॉजिटिव फीडबैक समझ लें या पोटेंशिएटर है, तो हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज हो जाएगी। अब एरिथ्रोपोइटिन क्या करवाएगी, एक तो हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ बोन मैरो करवा देगी, क्योंकि उसने जल्दी जल्दी से डिवीजन करवानी है, तो हमारे पास बोन मैरो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो इन दोनों का क्या अल्टीमेट रिजल्ट आएगा, एक तो हमारे पास स्केलेटल डिफॉर्मिटी लाइक चिपमंक फेसेस एंड क्रू कट अपीयरेंस आ जाएगी, और हिपेटोस्प्लीनोमेगाली भी होगी। और जब ये एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस है, इससे हमारे पास इंक्रीज इथ्रोफिरॉन, और फिर वो आगे सप्रेशन ऑफ हेप्साइडन। जब हेप्साइडन सप्रेस होगा तो इंक्रीज इंटेस्टाइनल आयरन अब्जॉर्प्शन, ज़्यादा आयरन अब्जॉर्ब होगी, फिर वो आयरन ओवरलोड होगी सिस्टेमिक, और फिर वो सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। तो ये दो तरह से सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस की तरफ एरोज आएंगे। तो ये इससे इस तरह इसका फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। इसमें होता है क्या है कि अनपेयर्ड अल्फा चेंज है तो वो प्रेसिपिटेट करते हैं, जैसे फ्लो चार्ट में होता है, और डैमेज आरबीसीज, जिसकी वजह से हमारे पास इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस होती है और एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस होती है। फिर वो सर्कुलेटिंग आरबीसीज को निकालने के लिए स्प्लीन वर्क करती है, जिसकी वजह से उसका स्प्लीनोमेगाली हो जाती है। मैसिव इरिथ्रॉयड हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्रू कट अपीयरेंस, जिस तरह ये कटिंग जिस तरह होती है ना, जैसे अगर छोटे छोटे बाल हों तो वो ऊपर कोई स्ट्रेट रहते हैं, तो उस तरह के ना जो हमारे पास एक्सरे पे हमारे पास जो स्कल का है वो क्रू कट अपीयरेंस नज़र आती है। और चिपमंक फेसेस के फेशियल बोन्स जो हैं वो आगे प्रोट्रूड कर देते हैं, जाइगोमेटिक जो हमारे पास प्रोमिनेंस होती है वो ऐसे आगे प्रोट्रूड कर जाती हैं ज़्यादा सारी, तो इसको हम चिपमंक फेसेस कहते हैं। इसके बाद रिस्क ऑफ ए प्लास्टिक क्राइसिस विद पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन भी हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है, और क्रॉनिक ट्रांसफ्यूजन से सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस होती है। अब इसका क्वेश्चन था कि हमारे पास इसकी हमें क्या लैब फाइंडिंग्स मिलेगी, तो बल्कि इसका ना ये एक डायग्नोसिस में था कि ये चीज़ें उसने दी थी। उसने कहा था कि स्मीयर जो है
वो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी शो कर रहा है, टारगेट सेल्स हैं, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज हैं। और इसके साथ इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसमें हमारे पास जो हीमोग्लोबिन A2 है, हीमोग्लोबिन F और हीमोग्लोबिन A जो है वो उसने हीमोग्लोबिन A उसने तकरीबन ना होने के बराबर या 1 to 2% दी थी। तो इससे अंदाज़ा हो रहा था कि, और हीमोग्लोबिन F ज़्यादा थी और हीमोग्लोबिन A2, तो इसकी वजह से इससे पिक हो रहा था कि ये हमारे पास बीटा थैलेसीमिया मेजर है, इसमें हमारे पास बीटा चेंज बन ही नहीं रहे। एक इसका क्वेश्चन था कि इसकी जीनोटाइप बता दें बीटा थैलेसीमिया मेजर की। तो ये क्या है कि इट इज़ ए होमोजाइगस बीटा थैलेसीमिया म्यूटेशन लीडिंग टू एपरेंट आरएनए स्लाइसिंग। कि जो होमोजाइगस असल में दोनों चेंज की जो है ना उसकी म्यूटेशन है, तो ये होमोजाइगस बीटा थैलेसीमिया है। और म्यूटेशन से क्या होता है कि एबरेंट स्लाइसिंग ऑफ आरएनए। तो ये इसके जीनोटाइप आप लिख सकते हैं। आगे हमारे पास है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक लार्ज साइज है, मोर देन नॉर्मल, ग्रेटर देन 100 माइक्रोमीटर क्यूब। अगर MCV है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। मोस्ट कॉमनली ड्यू टू फोलेट और विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जिसको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हमारे पास जो है DNA प्रिकर्सर्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। DNA प्रिकर्सर्स लाइक जो भी बेसिस हैं, थायामीन, एडेनिन, गुआनिन, उसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। तो इसमें क्या होता है कि impaired division and enlargement of RBC precursors lead to megaloblastic anemia. Impaired division of granulocytic precursors leads to hypersegmented neutrophils। कि इसमें एक दो चीज़ें आती हैं, एक तो मेगैलोब्लास्ट आते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, एक जो आरबीसी है वो वन लेस उनमें डिवीजन होती है, ठीक है, उसकी वजह से उनका साइज़ इंक्रीज रहता है। और जो दूसरा हमारे पास दूसरी इसमें फाइंडिंग आती है मैक्रोसाइटिक में, वो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं। तो वो किस वजह से आते हैं कि उसमें इम्पेयर्ड डिवीजन ऑफ ग्रेनुलोसाइटिक प्रिकर्सर्स, तो वो उसमें हमारे पास हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आते हैं। इसके कॉजेज दो तो ये मेन हो गए, उसके साथ जो है वो और कॉजेज क्या आ सकते हैं माइक्रोसाइटिक के, वो अल्कोहलिज्म हो सकती है, लिवर डिजीज या ड्रग्स लाइक फाइब्रोसिस, लेकिन उसमें हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक चेंज नहीं आएगी। अब आप ना एक लिख लीजिए या वैसे जिन में रख लीजिए कि जो हमारे पास टेट्रा हाइड्रोफोलेट होता है ना, इसको हम फोलिक एसिड भी कहते हैं, विटामिन B12, ये इंटरचेंजेबल रिएक्शन देते हैं। तो जो टेट्रा हाइड्रोफोलेट है, ये अपना मिथाइल जो है ना, मिथाइलेटेड टेट्रा हाइड्रोफोलेट, ये अपना मिथाइल देता है विटामिन B12 को। वो विटामिन B12 मिथाइल यूज़ करके होमोसिस्टीन को मेथिओनिन में कन्वर्ट करता है, एक रिएक्शन इसका। दूसरा जो है वो मिथाइल मेलोनिक एसिड को सक्सिनाइल कोए, तो ये इसके दो रिएक्शन है, एक तो होमोसिस्टीन को मेथिओनिन में, दूसरा मिथाइल मेलोनिक एसिड को सक्सिनाइल कोए। तो ये विटामिन B12 असल में टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंडर ही काम कर रहा होता है। इसका मैक्रोसाइटिक का ये क्वेश्चन आप आया था कि लैब डायग्नोसिस मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में आप क्या क्या करवाएंगे। और तो इसमें आप साथ में लिख लीजिए कि एक तो क्योंकि दोनों जो मेन कॉजेज़ हैं विटामिन B12 और फोलेट सीरम में दोनों, पर सीरम B12 और सीरम फोलेट, और साथ में हम एक आयरन स्टोर इसमें चेक करवा लेंगे जो मोस्टली इंक्रीज़ होते हैं। और जो FIGL जो फिगलू कंटेंट जो होता है वो यूरिन में इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये चार चीज़ें हैं, सीरम B12 मेन और सीरम फोलेट है, साथ में आयरन स्टोर एंड फिगलू कंटेंट इंक्रीज इन यूरिन। इसके साथ और क्या क्या चीज़ें थी लिखी थी पास पेपर में, वो कंप्लीट हिस्ट्री उसके लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन और CBC करवा लें, HB ब्लड स्मीयर और बोन मैरो एस्पायरेशन। तो ये एक तरह से पूरा उसको डायग्नोस करने के लिए एक प्रोटोकॉल है, ये आप कहीं पे मेंशन कर लीजिए। दूसरा इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि पेरिफेरल स्मीयर इन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, कि स्मीयर उसका कैसा आएगा, मतलब उसके आरबीसीज कैसे शो हो रहे होंगे। तो मैक्रोसाइट्स होंगे, ओवल आरबीसीज, और
हाइपरक्रोमिक आरबीसीज और एनाइसोसाइटोसिस एंड पोइकिलोसाइटोसिस, और इसके साथ हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। तो 2-3 चीज़ें आपके इधर मेंशन भी हैं कि मैक्रोसाइट्स और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, तो ये इसमें स्मीयर में शो होंगे। अगर इसके जो कॉजेज़ हैं फोलेट डेफिशिएंसी, वो क्या है कि फोलेट की जो होता है वो मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल्स और सम फ्रूट्स के थ्रू आ रहा होता है। तो ये एब्जॉर्ब होता है जेजुनम में। एक सीक्वेंस आप याद रखें, क्योंकि पहले आपने पढ़ा है आयरन फर्स्ट पार्ट यानी कि ड्यूटीनम में एब्जॉर्ब होता है, और जो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फोलेट जो है ये जेजुनम में एब्जॉर्ब हो रहा है, और इसके बाद जो थर्ड नंबर पे B12 हम पढ़ेंगे वो आइलियम में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये सीक्वेंस वाइज ही याद रख लें, और सीक्वेंस वाइज फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट अगर आप इस तरह आसानी है तो ये जेजुनम में एब्जॉर्ब होता है। फोलेट डेफिशिएंसी डेवलप्स विद इन मंथ्स। तो ये चीज़ याद रखें कि एक क्वेश्चन उसने दिया था कि 6 माह हो गए तकरीबन, तो उसमें मेगैलोब्लास्ट हैं और ग्लोसाइटस है, मतलब क्योंकि जो साइन एंड सिम्टम्स है वो फोलेट और B12 के दोनों मिलते जुलते ही हैं। तो आपने एक चीज़ से पिक करना है कि ये फोलेट डेफिशिएंसी या विटामिन B12। अगर वो कोई और चीज़ नहीं देता तो वो ड्यूरेशन लाजमी देगा कि इतने अरसे से है। तो जो फोलेट डेफिशिएंसी है ये विद इन मंथ्स डेवलप हो जाती है, लेकिन जो B12 डेफिशिएंसी उसमें सालों लगते हैं, क्योंकि हमारे पास हिपैटिक स्टोर्स जो है B12 के वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये आपने डिफ्रेंशिएट, ये क्वेश्चन में भी उसने दिया था कि फॉर 6 मंथ्स उसको ये सिम्टम आ रहे हैं, तो उसमें आपने उसका जो डायग्नोसिस है वो फोलेट डेफिशिएंसी ही था। ये विद इन मंथ्स डेवलप होती है क्योंकि इसके बॉडी स्टोर्स मिनिमम होते हैं। इसकी कॉजेज़ का क्वेश्चन है वो कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो जर्नल से हैं, एक तो पुअर डाइट हो गई, इंक्रीज डिमांड हो गई, डिमांड इसकी, या मेल ऑब्जर्प्शन है, या कोई हेमोडायलिसिस हो रही है, गैस्ट्रेक्टमी हुई है, फोलेट एंटागोनिस्ट यूज़ हो रहे हैं, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये इसके कॉजेज़ हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, पुअर डाइट जिसमें हमारे पास अल्कोहलिकली एल्डरली है, और इंक्रीज डिमांड अगर किस में होती है, प्रेगनेंसी, कैंसर या हीमोलिटिक एनीमिया में, और फोलेट एंटागोनिस्ट लाइक मेथोट्रेक्सेट, हेमोडायलिसिस, गैस्ट्रेक्टमी एंड यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये इसके कॉजेज है, ये आप मेंशन कर लीजिए। इसमें बस लैब फाइंडिंग क्या है, लैब फाइंडिंग इसकी और B12 की दोनों मेगैलोब्लास्ट कराते हैं। तो मैक्रोसेट आरबीसीज विद हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स ग्रेटर देन 5 लोब्स उसके होंगे, ग्लोसाइटस होगा, और इसमें क्या होगा कि सीरम में फोलेट कम हो जाएगा और सीरम में होमोसिस्टीन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि होमोसिस्टीन वो जैसे पहले हमने पढ़ चुके हैं कि ये B12 को देता है और आगे होमोसिस्टीन बनता है। और लेकिन जो मिथाइल मेलोनिक एसिड है वो इसके थ्रू नहीं हो रहा होता, वो डायरेक्ट B12 खुद कर रहा होता है, उसको कन्वर्ट करा होता है मिथाइल मेलोनिक को सक्सिनाइल कोर में। इसमें हमारे पास एक चीज़ डिफ्रेंशिएट कर रही होती है, एक तो ड्यूरेशन, अब मैंने पहले कहा कि विद इन मंथ्स, और दूसरा मिथाइल मेलोनिक एसिड वो नॉर्मल होता है, लेकिन B12 डेफिशिएंसी में मिथाइल मेलोनिक एसिड जो है वो हमारे पास रेज कर जाता है। अगर हमारे पास विटामिन B12 डेफिशिएंसी, तो डाइटरी डेफिशिएंसी B12, जो डाइटरी विटामिन B12 है ये मोस्टली एनिमल ड्राइव्ड प्रोटीन से कम्प्लेक्स होता है, और इसके जो सबसे पहले जो भी हम फूड लेते हैं तो माउथ में हमारे पास ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, एंजाइम लाइक अमाइलेज है, वो क्या करता है कि B12 को तोड़ता है वहाँ से, और उसको वो B12 जो वो फिर R बाइंडर से जुड़ जाता है, वो भी असल में सलाइवरी ग्लैंड से ही एक्सक्रीट हो रहा होता है। R बाइंडर B12 जो ये R बाइंडर से ओरल कैविटी में जुड़ जाता है, और ये फिर स्टमक में जाता है। स्टमक से फिर ये जब जाता है ना ड्यूडेनम में, वहाँ पे हमारे पास पड़े होते हैं पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस, पैंक्रियास से जो आ रहे होते हैं, वो इस B12 को डिटैच करके R बाइंडर से डिटैच कर देते हैं, और फिर वो जो B12 है वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि हमारे पास पैरेटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक मिकोजा वहाँ से आ जाता है, तो ये B12 इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड कर जाता है, और फिर ये जो है हमारे पास जो आइलियम है वहाँ पे
दोनों कम्प्लेक्स जो है B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का, ये दोनों एब्जॉर्ब हो जाता है एलियम में। तो ये इसका कोई पाथवे था जिससे वो एब्जॉर्ब होता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी लेस कॉमन है देन फोलेट डेफिशिएंसी, ये भी आपने याद रखनी है। और इट टेक्स ईयर्स टू डेवलप ड्यू टू लार्ज हेपेटिक स्टोर, जैसे पहले बात हो चुकी है। पर्नीशियस एनीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ B12 डेफिशिएंसी, कि B12 डेफिशिएंसी की भी कुछ कॉजेज़ हैं, उसमें सबसे मेन जो वो पर्नीशियस एनीमिया है, उसमें हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसमें हमारे ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरेटल सेल्स जो बॉडी और म्यूकोसा में पड़े होते हैं, जिससे इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके अलावा और कॉजेज जो है वो पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी या डैमेज टू टर्मिनल आइलियम लाइक क्रोन डिजीज़ जो है, या जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस हैं उसमें भी हो सकती है। लेकिन मोस्टली जो है वो पर्नीशियस एनीमिया ही इसके B12 डेफिशिएंसी की मेन कॉज है। इसमें हमारे पास वही मैक्रोसिटिक क्लिनिकल फाइंडिंग, मैक्रोसिटिक आरबीसीज, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ग्लोसाइटिस और डिजेनरेशन स्पाइनल कॉर्ड। मिथाइल मेलानिक एसिड जो है वो उसकी इंक्रीज लेवल से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड माइलिनेशन इम्पेयर हो जाती है। तो इसमें हम क्या क्या करवा सकते हैं, एक तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, डिक्रीज सीरम विटामिन B12 और इंक्रीज सीरम होमोसिस्टीन और इंक्रीज मिथाइल मेलानिक एसिड। तो ये चीज़ें हमें सीरम में मिलेंगी। आगे हमारे पास है नॉर्मोसिटिक एनीमिया। नॉर्मोसिटिक एनीमिया में हमारे पास 80 to 100 इसका MCV रहेगा, और ये नॉर्मल साइज RBC इसमें होते हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन या अंडर प्रोटेक्शन। तो ये दो कॉजेज इसके नॉर्मोसिटिक की, या तो पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन हो रही है या अंडर प्रोडक्शन हो रही है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि अंडर प्रोडक्शन हो रही है या पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो हमारे पास रेटिकुलोसाइट काउंट होता है जो डिफ्रेंशिएट करता है। रेटिकुलोसाइट्स क्या हैं कि यंग RBC रिलीज फ्रॉम बोन मैरो, ये फिर आगे एरिथ्रोसाइट बनाते हैं, ये लार्जर होते हैं, और ब्लूइश साइटोप्लाज्म होता है जो रेजिडुअल RNA की वजह से होता है। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है ब्लड में वो 1 to 2% होता है, ये नॉर्मल है 1 to 2%। और जो अगर प्रॉपरली फंक्शन कर रही है बोन मैरो, तो वो रेटिकुलोसाइट काउंट ग्रेटर देन 3% तक बढ़ा सकती है। और रेटिकुलोसाइट काउंट फॉल्सली एलिवेट हो सकता है एनीमिया में। कैसे होता है कि क्योंकि जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो मेजर किया जाता है टोटल परसेंटेज, टोटल RBC उसमें जो परसेंटेज है, तो RBC अगर कम है तो उसमें इसके तो परसेंटेज रिलेटिवली इंक्रीज ही हो जाएगा, तो इसलिए ये फॉल्सली एलिवेट कर जाता है एनीमिया में। रेटिकुलोसाइट काउंट इज करेक्टेड बाय मल्टीप्लाइंग रेटिकुलोसाइट काउंट बाय हेमाटोक्रिट डिवाइडेड बाय 45, कि जो उसका हेमाटोक्रिट है जो भी पेशेंट का है, तो उसको हम अगर 45 से डिवाइड करें और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें रेटिकुलोसाइट काउंट से, तो इससे हमें मिलता है करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट। अगर ये ग्रेटर देन 3% है तो इससे हमारे पास पता चलता है कि बोन मैरो जो वो फंक्शनिंग है और हमारे पास पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन हो रही है, एंड वाइस वर्सा। इसके पेरिफेरल RBC डिस्ट्रक्शन हिमोलिसिस जिसको कहते हैं हम, तो ये पेरिफेरल में हमारे पास दो तरह से, एक्स्ट्रा वास्कुलर भी हो सकती है और इंट्रावास्कुलर भी हो सकती है। एक्स्ट्रा वास्कुलर जो होती है वो हमारे पास रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में होती है, मैक्रोफेजेस के थ्रू, स्प्लीन, लिवर और लिम्फ नोड्स में। और इसमें जो मैक्रोफेज होते हैं वो RBC कंज्यूम करके हीमोग्लोबिन को ब्रेक करते हैं, और जो कंटेंट्स हैं या तो वो रिसाइकल हो जाते हैं या फिर वो बिलिरुबिन के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाते हैं बाइल के थ्रू। तो इसमें हमारे पास स्प्लीनोमेगाली हो जाती है और बिलिरुबिन गास होने के चांसेस होते हैं, और मैरो हाइपरप्लेजिया। और इंटरवास्कुलर जो हेमोलिसिस है उसमें हमारे पास, क्योंकि ये ब्लड के वेसल्स के अंदर हो रही है, तो हमारे पास इसमें ज़्यादा जब हीमोग्लोबिन टूटेगी तो उससे हीमोग्लोबिनीमिया होगा, और यूरिन में ज़्यादा जाएगी तो हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोसिडेंट यूरिया भी होगा, और डिक्रीज सीरम हेप्टोग्लोबिन। हेप्टोग्लोबिन क्या है कि ये जो हमारे पास फिर रही होती है ब्लड वेसल में, हीमोग्लोबिन फ्री जो होती है उसको ये कैचर है एक तरह से। तो ये जब इतनी ज़्यादा होगी तो ये इसकी लेवल अल्टीमेटली डाउन ही होगा।
आगे हमारे पास है नॉर्मोसिटिक एनीमियाज विद प्रीडोमिनेंट एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस, कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस है तो वो किन किन कंडीशन में हो सकता है। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस हमारे पास है, सिकल सेल एनीमिया है एंड हीमोग्लोबिन सी है। तो ये वो कंडीशन है 3 जिसमें हमारे पास एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस होती है। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस क्या है कि इसमें स्फेरोसाइट्स बनेंगे कि इनहेरिटेड डिफेक्ट ऑफ आरबीसी साइटोस्केलेटन टू मेम्ब्रेन टिथरिन प्रोटीन्स, के हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटन के दरमियान जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे पास उसमें डिफेक्ट होता है। वो कौन कौन सी होती हैं? एनकायरन, स्पेक्ट्रिन एंड बैंड 3। तो ये 3 तरह की प्रोटीन्स होती हैं। इससे क्या होता है कि जो साइटोस्केलेटन का जो एक तरह से अंदर को इनवर्ड उसको पुल मिल रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमारे पास जो मेम्ब्रेन ब्लैब्स बन जाते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो टूटना शुरू हो जाते हैं वहाँ से, और फिर हमारे पास जो स्फेरोसाइट्स बन जाते हैं उनका साइज़ बिल्कुल गोल सा हो जाता है, हालांकि वो बाइकनकेव डिस्क शेप होना चाहिए। तो स्फेरोसाइट्स विद लॉस ऑफ सेंटर पैलर हमें मिलेंगे, इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होगी और इंक्रीज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का MCHC। स्पिलिनोमेगैली हमें इसमें मिलेगी क्योंकि वर्क हाइपरट्रोफी की वजह से, क्योंकि एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस है, और इंक्रीज रिस्क ऑफ ए प्लास्टिक क्राइसिस विद पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन ऑफ इरिथ्रॉइड प्रीकर्सर्स। इसमें हम डायग्नोस कैसे करते हैं हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस को? ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, ये एक टेस्ट है जिससे हम इसको डायग्नोस करते हैं। और ट्रीटमेंट क्या है? स्प्लीनेक्टमी करते हैं। इससे एनीमिया तो ठीक हो जाता है लेकिन जो स्फेरोसाइट्स वो परसिस्ट करते हैं स्प्लीनेक्टमी से। और होवल जोली बॉडीज़ ये हमें ब्लड स्मीयर में मिलते हैं, ये आपने याद रखना है। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में होवल जोली बॉडीज़ फ्रैगमेंट ये होते हैं, फ्रैगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल इन आरबीसीज। तो ये हमें देखने को मिलते हैं। आगे मेरे पास है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का क्वेश्चन 2 से 3 दफ़ा आया हुआ है इसका ना, ये मतलब चांस होता है कि इसमें से क्वेश्चन सिकल सेल एनीमिया से आ जाए। ये क्या है कि ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, कि जो बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की उसमें ऑटोसोमल रिसेसिव और ये पॉइंट म्यूटेशन होती है। इसमें हमारे पास पोजीशन 6 पे जो होता है इन ईच बीटा चेन जो ग्लूटामिक एसिड है वो हमारे पास वेलिन से रिप्लेस हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कैसे हीमोग्लोबिन S बनती है, क्योंकि ईच बीटा चेन में जो हमारे पास ग्लूटामिक एसिड है वो वेलिन से रिप्लेस हो जाता है एट पोजीशन 6 और ये पॉइंट म्यूटेशन होती है। तो ये इसका आंसर था। और आगे क्या है कि दूसरा इसका क्वेश्चन था डायग्नोसिस का था, जिसमें उसने कहा था पेरिफेरल ब्लड फिल्म शो हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस है उसको, और सीवियर एनीमिया है और न्यूमरस सिकल शेप्ड रेड सेल्स हैं। तो उससे सीधा सीधा सिकल शेप है तो सिकल सेल एनीमिया ही है। मैकेनिज्म ऑफ सिकलिंग का एक क्वेश्चन आया हुआ है इसका कि मैकेनिज्म ऑफ सिकलिंग कैसे होती है, कि नॉर्मली जो होता है सिकल सेल डिजीज अराइजेज व्हेन 2 एबनॉर्मल बीटा जीन्स आर प्रेजेंट, रिजल्ट्स इन ग्रेटर देन 90% हीमोग्लोबिन S इन आरबीसी। एक सिकल सेल डिजीज़ होती है और एक सिकल सेल ट्रेट होती है। जो डिजीज़ होती है इसमें दोनों चीज़ में डिफेक्ट होता है, म्यूटेशन होती है, और जो हीमोग्लोबिन S होती है वो ग्रेटर देन 90% होती है। और जो सिकल सेल ट्रेट है इसमें एक में डिफेक्ट होता है और उससे हमारे पास जो हीमोग्लोबिन जो हमारे पास A होती है वो ग्रेटर देन 50% होती है। तो ये आपने ट्रेट और डिजीज़ में फ़र्क याद रखना है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ सिकलिंग जो आया हुआ क्वेश्चन वो क्या है कि हमारे पास जो इसके क्या है कि ऑक्सीजनेटेड आरबीसीज कंटेनिंग हीमोग्लोबिन S, ठीक है, वो अगर नॉर्मल ऑक्सीजनेशन है तो वो मसला नहीं करता क्योंकि सॉल्युबल होती है हीमोग्लोबिन S। और लेकिन जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास वो जो हीमोग्लोबिन S है वो पॉलीमर्स बना लेते हैं इन फॉर्म टेक्टोइड और फ्लूइड पॉलीमर्स, जिसकी वजह से पॉलीमर्स अलाइन होते हैं, रीलाइन होते हैं और फिर आरबीसीज को डिफॉर्म करते हैं, जिससे हमारे पास सिकल शेप आरबीसीज बन जाते हैं। ये जो सिकल शेप होते हैं ये अब क्या करते हैं कि वीजो ओक्लूसिव इवेंट्स कर देते हैं, कि वीजो ओक्लूजन कर देते हैं। जो स्मॉल
वेसल या कैपिलरीज हैं। तो उससे हमारे पास 2 तरह के सिम्टम मिल सकते हैं, इस्कीमिया एंड हेमोलिसिस। अब जो इस्कीमिया है उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, इस्कीमिया हो गया तो उसकी नेक्रोसिस हो सकती है, और ऑर्गन डिसफंक्शन, किसी ऑर्गन में कमी आ रही है तो एक्यूट पेन हमें मिलेगी, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फटीग, ये चीज़ें मिल सकती हैं। हेमोलिसिस में हमें एक तो अनीमिया हो जाएगा हेमोलिसिस की वजह से, और कोलीलिथियासिस के चांसेस हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस, और एंडोथेलियल डैमेज होने के चांसेस हैं। इसकी वजह से हमारे पास नाइट्रो ऑक्साइड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो फ्री प्लाज्मा हीमोग्लोबिन है वो नाइट्रिक ऑक्साइड को कम कर देती है, तो वेजो डायलेशन नहीं होगी, तो ये और उसकी वजह से एक तरह से पॉजिटिव फीडबैक फॉर डिस्ट्रक्शन होती रहेगी। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ सिकल फॉर्मेशन कह लें या पैथोजेनेसिस कह लें, तो ये इसको आप चार्ट के फॉर्म में बना लें या वैसे डायग्राम के फॉर्म में बना लें। तो ये इसके मैकेनिज्म ऑफ सिकलिंग है। अब ट्रीटमेंट इसका क्या है, हाइड्रोक्सी यूरिया की वजह से हमारे पास हीमोग्लोबिन एफ का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये इसका ट्रीटमेंट भी है। और एक इसका आया हुआ था कि सिकलिंग जो है, ये क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन सिकलिंग जो है वो कब कब इंक्रीज़ होती है, एक तो डिहाइड्रेशन में, दूसरे नंबर पे एसिडीमिया यानी कि लो पीएच, और तीसरे नंबर पे डीऑक्सीजनेशन यानी कि डिक्रीज्ड ऑक्सीजन। तो ये 3 है, डिहाइड्रेशन, डीऑक्सीजनेशन और एसिडीमिया, तो ये सिकलिंग के कॉजेज हैं। cells continually sickle and desickle passing through the microvascularization and resulting in complication related to RBC membrane damage, extravascular hemolysis और intravascular hemolysis भी होगी, और massive erythroid hyperplasia जिसकी वजह से क्रू कट और चिपमंक फेसेस आएंगे। एक्सटेंसिव सिकलिंग लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेजोक्लूजन, तो इसमें क्या क्या होगा कि डक्टिलाइटिस होगा, जिसमें हमारे पास स्वोलन हैंड्स एंड फीट होंगे, क्योंकि कुछ में वो देता है कि स्वोलन हैंड्स एंड फीट भी दे देता है किस क्वेश्चन में ना, तो इन्फार्क्ट्स की वजह से ना वेजोक्लूसिव डक्टिलाइटिस होगा, और स्प्लीनेक्टमी हो जाएगी, जो उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, और ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन है। होल बॉडीज़, जो होल जोली बॉडीज़ इन ब्लड स्मीयर मिलेंगे। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है जो कि मेजर कॉज ऑफ डेथ इन अडल्ट पेशेंट्स है। पेन क्राइसिस और रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस जिसकी वजह से हीमोचोरी और प्रोटीन चोरी हो जाएगा। तो क्या क्या हमारे पास मिलेगा, वेजोक्लूशन, डक्टिलाइटिस, ऑटोस्प्लीनेक्टमी, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, पेन क्राइसिस और रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस। सिकल सेल trait के presence of one mutated and one normal beta chain result in less than 50% hemoglobin S in RBC। तो आगे क्या लैब फाइंडिंग्स में हमारे पास सिकल सेल्स मिलेंगे, टारगेट सेल्स मिलेंगे, और जो मेटाबिसल्फेट है, ये मेटाबिसल्फेट स्क्रीन कॉजेज सेल्स विद एनी अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एस टू सिकल, कि ये वो टेस्ट है जिसमें थोड़ी सी भी अगर उसके बाद हीमोग्लोबिन एस है तो वो भी पॉजिटिव शो करेगा। तो ये ट्रेट और डिजीज़ दोनों में पॉजिटिव आता है मेटाबिसल्फेट स्क्रीन। तो आगे एक आप चीज़ याद रखिएगा कि जो डिजीज़ है सिकल सेल डिजीज़, इसमें 90% हीमोग्लोबिन एस होती है, 8% हीमोग्लोबिन एफ है, और 2% हीमोग्लोबिन ए है, और नो हीमोग्लोबिन ए, ठीक है, सॉरी, जो 2% है वो हीमोग्लोबिन A2 है, ये एंड पे लिखा हुआ है इसका ना, और ये हीमोग्लोबिन ए इसमें नहीं होती। जो ट्रेट है इसमें जो हीमोग्लोबिन ए है वो ग्रेटर देन 50% यानी कि 55% होती है, और हीमोग्लोबिन एस 43% और हीमोग्लोबिन A2 2% होती है। जो हीमोग्लोबिन A2 है ना, ये दोनों में डिजीज़ और ट्रेट में 2% होती है, तो ये एक कॉमन चीज़ है। आगे हमारे पास है हीमोग्लोबिन सी। हीमोग्लोबिन सी क्या है कि हमारे पास सिकल सेल से हीमोग्लोबिन एस बनती है, ये सी होती है। इसमें हमारे पास जो ग्लूटामिक एसिड है ये लाइसिन से रिप्लेस हो जाता है, उसी पोजीशन में ना लाइसिन से रिप्लेस हो जाता है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये माइल्ड एनीमिया और हीमोग्लोबिन सी क्रिस्टल हमें मिलते हैं आरबीसीज में और ब्लड स्मीयर।
आगे हमारे पास है नॉर्मोसिटिक एनीमियाज विद प्रीडोमिनेंट इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस। कि इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस किन किन कंडीशन में होता है जिसकी वजह से नॉर्मोसिटिक एनीमिया हो सकता है। तो वो सबसे पहले हमारे पास पैरोजिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, और दूसरे नंबर पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, और इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया एंड माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया एंड मलेरिया। तो ये 5 कंडीशन है जिन पे हमारे पास ये हो सकता है। पैरोजिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया मतलब रात के टाइम जो हमारे पास जो सडन जो हो जाता है हमारे पास हो जाएगा अनीमिया। तो उसमें क्या होगा कि एक्वायर्ड डिफेक्ट इन माइलॉइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड स्टेम सेल्स जो लिम्फोसाइट्स के अपोजिट चलती है हमारे पास स्कीम, वो माइलॉइड प्रिकर्सर सेल्स की चलती है, जिसमें हमारे पास आरबीसीज बनते हैं और मेगाकैरियोसाइट प्लेटलेट्स यानी कि मोनोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स बनते हैं। इसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स बनते हैं। तो उसमें अगर कोई एक्वायर्ड डिफेक्ट इन माइलॉइड स्टेम सेल्स है जिसकी वजह से हमारे पास जीपीआई ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल जीपीआई ये हमारे पास एब्सेंट होता है। जो आरबीसीज की सरफेस पे हमारे पास जीपीआई लगा होता है, तो ये किससे बाइंड करता है हमारे पास डैफ से, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर इससे बाइंड करता है। जो हमारे पास जो कन्वर्टेज C3 कन्वर्टेज है वो बाइंड नहीं होता क्योंकि वो एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पार्ट है, तो इससे इनहिबिट रहता है। लेकिन जब हमारे पास जीपीआई नहीं होगा तो जो डैफ वहाँ पे अटैच नहीं हो सकेगा सरफेस पे, तो हमारे पास जो C3 कन्वर्टेज है वो उसकी डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देगा आरबीसीज की। तो ये एक कंप्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज है टू आरबीसीज। इसमें क्या होगा कि इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस अकर एपिसोडिकली ऑफन एट नाइट ड्यूरिंग स्लीप। तो ये रात के टाइम क्यों होता है क्योंकि माइल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप्स विद शैलो ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप एंड एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट। कि रात के टाइम माइल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाती है जिसकी ड्यू टू शैलो ब्रीथिंग, और फिर एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो जाता है जिसको आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आर लाइज। तो ये माइल्ड एक ही सीक्वेंस का है तो तीनों इसमें उसकी लाइसेंस होती है। सुक्रोज टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, और कंफर्मेशन के लिए एसिडिफाइड सीरम टेस्ट या फ्लो साइटोमेट्री हम करते हैं। CD50 का दूसरा नाम डैफ है, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, तो ये आप याद रखिएगा। कॉम्प्लिकेशन इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इसके जो क्वेश्चन एक आया हुआ वैसे इससे मतलब बुक में तो नहीं है लेकिन आप एक जगह पे लिख लीजिए। हीमोफीलिया ए का आया हुआ है कि ये क्या है, तो ये एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी की वजह से होती है, प्राइमरीली अफेक्ट मेल्स और टेंडेंसी टुवर्ड इजी ब्रूजिंग एंड मैसिव हेमरेज आफ्टर ट्रॉमा और ऑपरेटिव प्रोसीजर। इसमें हमारे पास जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम PTT is prolonged, prothrombin time and platelet count is normal। तो ये आप लिख लीजिए कहीं। और जो एक और क्वेश्चन है हीमोस्टेसिस रिलेटेड जो हमारे पास लैब इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो कौन कौन से होती हैं, वो एक तो PT यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और PTT पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, और प्लेटलेट काउंट करवा लें या ब्लीडिंग टाइम। तो ये 4 तरह के हैं जो हीमोस्टेसिस में हम करवाते हैं। आगे हमारे पास है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। ये किस तरह नॉर्मोसिटिक एनीमिया करवाती है, उसमें इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस करवाती है। कि जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है ना, ये असल में रिड्यूस करता है, ये देता है असल में NADPH प्रोवाइड करता है। ये जो NADPH होता है ये ग्लूटाथायोन को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और ये जो रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन है ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर में कन्वर्ट करती है। लेकिन जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये एक हमारे पास ऑक्सीडेटिव इंजरी का कॉज है H2O2, तो उसको कम करने के लिए ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज चाहिए होता है। X-linked रिसेसिव डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन रिड्यूस हाफ लाइफ ऑफ glucose 6-phosphate dehydrogenase. It renders cells susceptible to oxidative
स्ट्रेस, ठीक है। और इसमें हमारे पास 2 वेरिएंट्स हैं, अफ्रीकन वेरिएंट्स एंड मेडिटेरेनियन वेरिएंट्स। जो अफ्रीकन वेरिएंट है वो माइल्ड है, उसमें माइल्डली रिड्यूस हाफ लाइफ होती है G6PD की, और जो मेडिटेरेनियन है ये सीवियर फॉर्म। हाई रिस्क कैरियर फ्रीक्वेंसी इन बोथ पॉपुलेशन इज लाइकली ड्यू टू प्रोटेक्टिव रोल अगेंस्ट फैल्सिपेरम मलेरिया। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये प्रेसिपिटेट कर देती है कि अगर हमारे पास ये कमी हो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की, तो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन वो प्रेसिपिटेट कर जाती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। तो इसको हम कहते हैं हीन्स बॉडी, HEINZ, हीन्स बॉडीज़। ये एग्रीगेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किस किस कंडीशन में, इन्फेक्शन, ड्रग्स या फावा बीन्स की वजह से। जो हीन्स बॉडीज़ हैं, हीन्स बॉडीज़ आर रिमूव्ड फ्रॉम RBCs बाय स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस रिजल्टिंग इन वाइट सेल्स। कि वाइट सेल्स जो है वो हीन्स बॉडीज़ जब रिमूव कर देते हैं स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस, वहाँ से काट लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास वाइट सेल्स RBCs लगते हैं हमें। तो ये चीज़ आ सके हीन्स बॉडीज़ एंड वाइट सेल्स, ये हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी में होते हैं। हीन्स प्रिपरेशंस आर यूज टू स्क्रीन फॉर डिजीज़, और अगर कंफर्मेशन करनी है तो उसके लिए हम एंजाइम स्टडीज़ करवाते हैं। आगे हमारे पास है इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया। इम्यून से ज़ाहिर बात है मतलब ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स होगा। इसमें हमारे पास एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs कि इसमें हमारे पास IgG भी हो सकती है और IgM भी हो सकता है। IgG मीडिएटेड डिजीज यूजली इन्वॉल्व एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस, और जो IgM मीडिएटेड डिजीज़ है उसमें हमारे पास इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होती है। तो जो IgG है, एक तो ये एक्स्ट्रावास्कुलर करते हैं, दूसरा ये वार्म अग्लूटिनियन करते हैं कि जो वार्म एरियाज ऑफ बॉडीज़ है, बॉडी है सेंट्रल बॉडी, वहाँ पे ये RBC की लाइसिस करवाते हैं और हमारे पास फेरोसाइट्स बनते हैं। और ये मोस्टली जो होता है वो SLE से, इसका मेन कॉज है SLE से एसोसिएटेड होता है, IgG मीडिएटेड। और जो हमारे पास ट्रीटमेंट इसका सेशन ऑफ ऑफेंडिंग ड्रग है, और IgM जो है वो कोल्ड अग्लूटिनियन है, इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस है। C3 जो होता है वो ऑप्शनल के तौर पे काम करता है फॉर स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस, जैसे हमारे पास स्फेरोसाइट्स बन जाते हैं। ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया एंड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस से एसोसिएटेड होता है, उससे रिलेटेड है। कोम्स टेस्ट करते हैं हम डायग्नोज करने के लिए फॉर इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया। कोम्स टेस्ट, COOMS, कोम्स टेस्ट। ये डायरेक्ट कोम्स टेस्ट भी होता है और इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट। जो डायरेक्ट कोम्स टेस्ट है वो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी या कॉम्प्लीमेंट कोटेड RBCs, और जो इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट है उससे वो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ इन पेशेंट्स सीरम। तो ये टेस्ट आपने रखना है, कोम्स टेस्ट इनडायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। आगे हमारे पास है माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक अनीमिया। माइक्रो एंजियोपैथिक मतलब कोई भी पैथोलॉजी है, कोई भी डिजीज़ है वास्कुलर रिलेटेड। इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम वास्कुलर पैथोलॉजी। तो इसमें हमारे पास माइक्रो थ्रोम्बाई बन सकते हैं, प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व्स की वजह से हो सकती है, और एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से हो सकती है। तो माइक्रो थ्रोम्बाई अगर जब होंगे तो हमारे पास सिस्टियोसाइट्स ऑन ब्लड स्मीयर हमें मिलेंगे। तो जो माइक्रो थ्रोम्बाई हैं वो क्या करते हैं, जब वहाँ से जो RBCs पास करते हैं तो उनकी शेप चेंज हो जाती है, तो ऐसा वो मतलब थोड़े से ना और एलोंगेटेड से स्ट्रक्चर जाते हैं, जिसको हम सिस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, माइक्रो एंजियोपैथिक में सिस्टियोसाइट्स हमें मिलते हैं ब्लड स्मीयर में। मलेरिया का इन्फेक्शन ऑफ RBC एंड लिवर विद प्लाज्मोडियम एनोफ्लीज मॉस्किटो से ट्रांसफ़र होता है और इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस करता है। P. falciparum डेली फीवर और P. vivax और ओवेल फीवर एवरी अदर डे। स्प्लीन कंज्यूम RBCs, और इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस विद स्प्लीनोमेगाली भी हो सकती है। आगे हमारे पास है एनीमिया ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन। अंडर प्रोडक्शन कैसे हो सकती है? एक तो हमने पहले कहा ना कि एक्स्ट्रा जो पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन हो सकती है नॉर्मोसिटी की। दूसरी हमारे पास था अंडर प्रोडक्शन
कैसे हो सकती है कि डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी बाय बोन मैरो, जब हमारे बोन मैरो से प्रोडक्शन ही कम हो रही है। इट करेक्टराइज बाय लो करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट विच इज़ लेस देन 3%। अगर होगा तो लो करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट होगा। तो कॉज इसकी एटियोलॉजी क्या है कि कॉजेज ऑफ माइक्रोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक एनीमिया, रीनल फेलियर क्योंकि उसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन नहीं होगा हमारे पास, और डैमेज टू बोन मैरो प्रिकर्सर सेल्स। तो पारो वायरस B19 जो है वो इन्फेक्ट्स प्रोजेनिटर रेड सेल्स एंड टेम्परेरी हार्ट्स एरिथ्रोपोइसिस। तो ये वायरस है पारो वायरस B19, ये एरिथ्रोपोइसिस के जो प्रिकर्सर्स हैं ना वो उसको थोड़ी देर के लिए रोक देता है। और ट्रीटमेंट इसका क्या है, सपोर्टिव है। ए प्लास्टिक अनीमिया, डैमेज टू हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, अगर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को डैमेज हो जाए जिसकी वजह से हमारे पास पैनसाइटोपेनिया हो जाता है, तो सारे टाइप के सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो एटियोलॉजी इसकी क्वेश्चन आया कि इसके कॉजेज़ क्या है प्लास्टिक अनीमिया के, तो आप वाहिद CR से याद रख लें, मतलब आसानी के लिए VAHID वाहिद CR। तो V से आप वायरल कॉजेज़, A से ऑटोम्यून, और H से हाइपर सेंसिटिविटी, I से आप इडियोपैथिक, D से ड्रग्स, और अगर हमारे पास CR का C जो है उससे केमिकल्स हैं, और R से रेडिएशंस या आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो इससे आप ये इसके कॉजेज के क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने एक फार्मूला इसका जो बनाया हुआ है वाहिद CR, तो इससे आप याद रखते हैं वायरल, ऑटोम्यून, हाइपर सेंसिटिविटी, इडियोपैथिक, ड्रग्स, और केमिकल एंड रेडिएशंस। आगे इसका क्वेश्चन ये प्लास्टिक एनीमिया क्या है वो है कि इसकी मॉर्फोलॉजी बता दें, बायोप्सी पे क्या हमें मिलेगा। तो हमारे पास हाइपोसेलुलर बोन मैरो हमें मिलेगी, ए प्लास्टिक एनीमिया है, प्रोडक्शन है तो हाइपोसेलुलर बोन मैरो, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स आर प्रेजेंट, इंट्रा ट्रेबिकुलर स्पेस ऑक्युपाइड बाय फैट। तो ये आपने लाजमी याद रखनी, ये ऊपर लिखी भी हुई कि फैटी बोन मैरो, इंट्रा ट्रेबिकुलर स्पेस ऑक्युपाइड बाय फैट, रेटिकुलोसाइटोपेनिया, पैनसाइटोपेनिया, डिक्रीज एरिथ्रोपोइसिस। तो तीनों चीज़ें कम होगी हमारे पास, तीनों टाइप के सेल्स, और हमारे पास जो बोन मैरो वो फैट से हो भरी होगी और एम्प्टी होगी, बाकी कोई हाइपोसेलुलर बोन मैरो सेल्स नहीं होंगे, उसमें फैट होगा। तो ये इसका आप लिख लें साथ। आगे इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है कि कॉजेटिव एजेंट जो उसको हटा दें, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है ट्रांसफ्यूजन और बोन मैरो स्टिमुलेटिंग फैक्टर दे दें, मेनली क्या इम्यूनो सप्रेशन करते हैं, और दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अगर आखिरी मतलब सॉल्यूशन के तौर पे। माइलोथिस्टिक प्रोसेस, प्रोनाउंसिएशन इसकी थोड़ी डिफ़िकल्ट है। माइलोथिस्टिक प्रोसेस क्या है कि पैथोलॉजिकल प्रोसेस, फॉर एग्जांपल मेटास्टेटिक कैंसर दैट रिप्लेसेस बोन मैरो, कि अगर कोई मेटास्टेसिस है जिसकी वजह से बोन मैरो रिप्लेस हो गई है तो उसको हम ये माइलोथिस्टिक प्रोसेस कहते हैं। मेटोपोइसिस इम्पेयर हो जाती है और रिजल्टिंग इन पैनसाइटोपेनिया। तो इसके साथ हमारा आरबीसीज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इसके साथ आपके क्वेश्चन भी मैंने कोशिश की सारे करवा दूँ। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।